गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग एग्जाम्पल देख रहे थे कंटिन्यूटी से रिलेटेड, उन्हीं एग्जाम्पल्स को हम कंटिन्यू करेंगे। हमने 5 एग्जाम्पल देख लिए, जहाँ थर्ड एग्जाम्पल मैंने आपको करने के लिए दिया था। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। ये हमें फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी हमें x = 0 पर चेक करनी है। क्यों? क्योंकि x = 0 ही वो पॉइंट है जिसकी वजह से फंक्शन अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है। तो हम सबसे पहले f(0), जब x = 0 है तो फंक्शन की वैल्यू हमारी 0 है। अब हम निकालेंगे f(0 - 0), लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx क्या है हमारा x e⁻1/x 1 + e⁻1/x। क्या रखते हैं हम? x की जगह हम रखते हैं, क्योंकि हम राइट हैंड लिमिट देख रहे हैं तो x की जगह हम क्या रखेंगे? 0 - h। ये बन गया हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h e⁻1/h + 1 + e⁻1/h। तो हम जैसे ही यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 अप्लाई करेंगे तो हम क्या देखते हैं, क्योंकि e⁻1/h - 1/h, क्योंकि h क्या है? 0, तो ये क्या बनेगा? e⁻∞, और e⁻∞ का मतलब e⁻1/∞, ये क्या होता है हमारे पास? 0। तो e⁻1/h की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 0। तो जैसे ही हम h टेंड्स टू 0 रखेंगे तो ये 0 × 0/1 + 0, 1 + 0 ये 0 e⁻1/h भी 0, 1 + e⁻⁻h भी क्या हो गया? 0। तो ओवरऑल 0। अब हम निकालें अगर इसकी राइट हैंड लिमिट f(0 + 0), राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx हमारा यही x e⁻1/x (1 + e⁻1/x). वही हम x की जगह क्या रखेंगे? 0 + h, लिमिट h टेंड्स टू 0 h e⁻1/h + 1 + e⁻1/h। अब अगर हम यहाँ h टेंड्स टू 0 पुट करें, यहाँ पे तो हमने देखा लिमिट h टेंड्स टू 0 e⁻1/h क्या था हमारा? 0 था। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो e⁻1/h, e⁻1/0, e⁻∞ जो क्या होता है? इन्फिनिटी बनता है। तो ये क्या हो रही है? 0 × ∞, h की जगह 0, यहाँ इन्फिनिटी, 0 × ∞ की इनडिटरमिनेट फॉर्म बनती है। ये क्या बन रही है यहाँ पे? 0 × ∞ की इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, जो क्या है हमारी? इनडिटरमिनेट फॉर्म है, अनिर्धारित रूप है, तो इसको हमें क्या करना होगा? चेंज करना होगा। तो हमने क्या किया? e⁻1/h से ऊपर नीचे भाग दिया, तो ये e⁻1/h और ये यहाँ हो गया 1। e⁻1/h से अंश व हर में भाग देने पर हमने क्या किया? इससे भाग दिया। तो हम रखेंगे तो ये 0 + 1, तो ओवरऑल हमें क्या मिला? 0। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? f(0), राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, ये तीनों आपस में क्या है? इक्वल है। दैट मीन फंक्शन हमारा x = 0 पर कंटिन्यूस है। थोड़ा सा कि यहाँ मैं मिटा रही हूँ, चूँकि f(0 + 0 = f(0 - 0) implies that right hand limit is equal to left hand limit at x = 0. तो f(0) is equal to limit x tends to 0 f(x). तो f(0) is equal to f(0 + 0) is equal to f(0 - 0) implies fx is continuous at x = 0। दैट मीन फंक्शन हमारा x = 0 पर कंटिन्यूस फंक्शन है। तो इस क्वेश्चन में हमको यही चेक करना था। अब हम हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे।
तो अब हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के लिए हम डिस्कस करेंगे। सब कुछ बहुत ईजी है, बस राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है और कहीं इनडिटरमिनेंट फॉर्म जो बनती है 0 × इन्फिनिटी की, हमारे पास 7 इनडिटरमिनेंट फॉर्म होती है, 7 अनिर्धारित रूप होते हैं। अगर जब भी वो लिमिट निकालते हैं समय वो अनिर्धारित रूप बनेंगे, तो हमें उसको कैसे भी करके चेंज करना है, क्योंकि अनिर्धारित रूप में कभी भी लिमिट अप्लाई नहीं होगी। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि अगर अनिर्धारित रूप बन रहा है इसका मतलब हमें लिमिट अप्लाई नहीं करनी है, वहाँ लिमिट अगर अप्लाई करते हैं तो वो गलत है। 7 अनिर्धारित रूप क्या है? 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0 × इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी, और एक है हमारा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ये 7 हमारे अनिर्धारित रूप हैं। अगर इनमें से कोई भी रूप अगर फंक्शन में किसी फंक्शन में बन रहा है वैल्यू रखने पर या लिमिट अप्लाई करने पर बन रहा है तो वो अप्लाई नहीं होगी, तब हमें उसको किसी भी तरह फंक्शन को चेंज करना है, जैसे हमने यहाँ चेंज किया ताकि ये अनिर्धारित रूप खत्म हो सके, ये हट सके। तो ये क्या है? 7 हमारे इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, अनिर्धारित रूप। ये 7 हमारे इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स हैं। अगर ये कभी भी लिमिट में बनेगी लिमिट अप्लाई करते हुए तो हमें इसको हटाना है, अदरवाइज हमारा आंसर गलत होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे, एग्जांपल नंबर 7, जो क्या है? एक डिरिचलेट फंक्शन है। क्या है? डिरिचलेट फंक्शन है। डिरिचलेट फंक्शन हमें इस तरीके से डिफाइन किया है, f(x = 1) when x is a rational, -1 when x is irrational। ये क्या कहलाता है? डिरिचलेट फंक्शन। इसे ही क्या बोलते हैं हम? डिरिचलेट फंक्शन। स्टैंडर्ड फंक्शन है डिरिचलेट फंक्शन, नाम है इसका, कि जब f(x) की वैल्यू 1 होगी, कब? जब x रैशनल नंबर है, और अगर x इर्रेशनल नंबर है तो उसकी वैल्यू -1 होगी। इसी फंक्शन को हम क्या कहते हैं? डिरिचलेट फंक्शन। अब हमें दिखाना है शो दैट द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर। शो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर ऑन R। अगर ये R नहीं देता है तब भी हमें क्या लेना है? डोमेन R लेना है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? रियल एनालिसिस। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो अब हमें यहाँ कोई पॉइंट नहीं दिया गया और हमें बोला है कि फंक्शन को शो करो। सबसे पहले फंक्शन हमारा क्या है? f(x = 1) जब x बिलोंग कर रहा है Q में, और -1 जब x बिलोंग कर रहा है Q कॉम्प्लीमेंट में। Q का मतलब रैशनल, Q कॉम्प्लीमेंट इर्रेशनल नंबर्स का सेट। तो ये फंक्शन डिफाइन किया है। तो हम इसमें 2 केस बनाएंगे, केस फर्स्ट और केस सेकंड। तो केस फर्स्ट हमारा क्या होगा? केस फर्स्ट में हम मानेंगे सबसे पहले कि जो हमारा पॉइंट है वो हमारा पॉइंट जो है एक रैशनल नंबर है। केस फर्स्ट, लेट x = a where a belongs to Q। हमने a को क्या मान लिया यहाँ पे? रैशनल मान लिया, एक परिमेय संख्या मान ली। तो f(a) जब a एक परिमेय संख्या है तो मान क्या है हमारा? 1। यही है कि जब x बिलोंग कर रहा है Q में तो मान क्या मिल रहा है? 1। तो a हमारा क्या है यहाँ पर? एक परिमेय संख्या, तो इसके लिए मान क्या मिलेगा? 1। तो f(a) हमारा हो गया 1। अब हम f(a + 0) देखें, राइट हैंड लिमिट। तो जैसे हम f(a + 0) देखेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? अब हमें पता करना है ये a है, ये जो क्या है? एक रैशनल नंबर है। अब इसके नेबरहुड में, वो भी इस नेबरहुड में, हम जानते हैं कि एक 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय व अपरिमेय संख्या होती है। 3 हम लोग 3 डेफिनेशन पढ़ते हैं, 3 हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय व अपरिमेय संख्याएं होती है। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2, 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय व अपरिमेय संख्याएं होती है। नंबर 3, एक परिमेय संख्या के नेबरहुड में,
एक परिमेय संख्या के नेबरहुड में अनंत परिमेय व अपरिमेय संख्या होती है। क्या है कि एक परिमेय संख्या के नेबरहुड में, एक परिमेय संख्या के नेबरहुड में अनंत परिमेय व अपरिमेय संख्या होती है। और नंबर 4 कि एक अपरिमेय संख्या के नेबरहुड में, एक अपरिमेय संख्या के नेबरहुड में अनंत परिमेय व अपरिमेय संख्या होती है। तो अब हम यहाँ बता नहीं सकते इस ए के नेबरहुड में केवल परिमेय है या अपरिमेय, दोनों है, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि एक अपरिमेय संख्या के नेबरहुड में अनंत परिमेय व अपरिमेय संख्या होती है। आप चाहो तो इस पूरे को अपरिमेय मान लो, आपकी बुक में दिया हुआ है कि इसके नेबरहुड में अनंत अपरिमेय संख्या होगी। अगर अनंत अपरिमेय होगी तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास -1, तो यहाँ वैल्यू -1 या 1 होगी। एक फिक्स वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, एक फिक्स वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि एक परिमेय संख्या के नेबरहुड में अनंत परिमेय व अपरिमेय संख्याएं होती है। एक परिमेय संख्या के नेबरहुड में माना, वैसे तो 2 रिजल्ट्स होते हैं इसके लिए, बहुत से लोग इसको अपरिमेय ही कंसीडर करते हैं, तो -1, जबकि दोनों होती है, परिमेय व अपरिमेय दोनों संख्या होती है कि एक परिमेय संख्या के नेबरहुड में अनंत परिमेय व अपरिमेय संख्या होती है। तो वैल्यू -1 और 1 दोनों आएगी, या तो -1 या 1, तो नॉट यूनिक वैल्यू, नॉट यूनिक implies right hand limit does not exist। चलो आप इसे ऐसे ना करो, तो जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है कि एक परिमेय संख्या के नेबरहुड में अनंत अपरिमेय संख्या होगी, तो क्या आ गया हमारे पास -1, क्योंकि ए के नेबरहुड में अनंत अपरिमेय संख्याएं हैं। इसलिए हम क्या देख रहे हैं, f(x) a प्लस a के नेबरहुड की बात हो रही है, तो क्या मिला हमें -1। और इसी तरह f(a-0) लेंगे हम, तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, तो वो भी क्या देगा -1, क्योंकि इस a के ये भी नेबरहुड है और ये भी क्या है नेबरहुड, नेबरहुड मतलब आसपास का क्षेत्र, तो ये भी नेबरहुड वही, चूंकि a के नेबरहुड में अनंत अपरिमेय संख्याएं हैं। तो यहां हम क्या देखते हैं, तो इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पे। ये कौन सा फंक्शन है हमारा, डिरिचलेट फंक्शन। फंक्शन अब बस फंक्शन रहने देते हैं, 1 - 1 जब x बिलोंग्स टू q और x बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट। तो हियर f(a) इज नॉट इक्वल टू f(a + 0) इक्वल टू f(a-0), बट f(a + 0) इज इक्वल टू f(a-0) नॉट इक्वल टू f(a)। यहाँ लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन वो उस पॉइंट की जो लिमिट है वो उस पॉइंट पर वैल्यू के इक्वल नहीं है, तो इम्प्लाइज x इक्वल टू a वेयर a इज अ रैशनल नंबर at this function is discontinuous। तो हमने क्या देखा कि फंक्शन जब हमने एक स्टैंडर्ड पॉइंट लिया जो कि क्या है, परिमेय है, इस पॉइंट के लिए फंक्शन हमारा क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस हुआ, क्योंकि इस पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तो इक्वल है, लेकिन वो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट जो लिमिट है वो इस पॉइंट पर इक्वल नहीं है। तो ये हमारा केस फर्स्ट हुआ, क्योंकि हमें पूरे आर के लिए चेक करना है, और आर में 2 तरीके की संख्या होती है, परिमेय व अपरिमेय। तो परिमेय के लिए तो हमने कर लिया चेक। अब केस सेकंड, जब हम ए को क्या मानेंगे, अपरिमेय, तो अब हम अपरिमेय के लिए हमारा रिजल्ट निकालेंगे। तो केस सेकंड हमारा इसी में चेंज कर लेते हैं
क्यू कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है, तो एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारा -1, यहाँ हमारे पास 1 1। तो ये केस सेकंड हमने बनाया। केस सेकंड हमने क्या लिया, x इक्वल टू ए। जब हमारा a क्या है, q कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है, a हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तब f ऑफ a की वैल्यू, जब a अपरिमेय है तो f ऑफ a की वैल्यू क्या होगी हमारे पास -1। अब f ऑफ a प्लस 0, इसका मतलब a के नेबरहुड में, तो a के नेबरहुड में वही a अपरिमेय संख्या है, तो इसके नेबरहुड में क्या हो जाएगी, अनंत परिमेय संख्या हो जाएगी। वैसे तो परिमेय अपरिमेय दोनों होती है, लेकिन आपकी बुक में इसी तरीके से किया है, तो हम इसी तरीके से कर लेते हैं कि a के नेबरहुड में अनंत परिमेय संख्या होगी, और जब नेबरहुड में परिमेय संख्या होगी, क्योंकि x a की ओर जा रहा है, a की ओर पहुंचा नहीं है, इसका मतलब इधर से आ रहा है, फिक्स a पर नहीं है, तो इधर क्या होगी, परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या के लिए वैल्यू हमारी 1। और जब हम लेफ्ट हैंड साइड से आएंगे तब भी इधर क्या होगी, परिमेय संख्या है, तो उसके लिए वैल्यू हो गई 1। सेम f ऑफ a प्लस 0 बराबर है f ऑफ a माइनस 0 के, लेकिन ये इस पॉइंट पर हम देख रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन वो फंक्शन की उस पॉइंट पर जो वैल्यू है उसके इक्वल नहीं है। तो x इक्वल टू ए, जब a हमारा इर्रेशनल है तब भी फंक्शन हमारा क्या है, डिसकंटिन्यूअस। तो क्या कह सकते हैं, ओवरऑल फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, क्योंकि r में क्या है, परिमेय और अपरिमेय संख्या ही तो है। r किन किन से मिलकर बना है, q और q कॉम्प्लीमेंट से मिलकर बना है, इन दोनों से ही मिलकर बना है r, क्योंकि r में परिमेय संख्या होती है और अपरिमेय संख्या, परिमेय व अपरिमेय संख्या मिलकर पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बनाती है। तो हमने दो केस ले लिए, एक केस में हमने सारी परिमेय संख्याएं ले ली, बाकी बची हुई हुई अपरिमेय संख्या। तो हमने क्या चेक किया कि हर एक r के लिए फंक्शन हमारा क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, और जनरल हमने क्या लिया, a लिया। तो ये हमारा एग्जाम्पल हुआ। तो ये स्टैंडर्ड फंक्शन है जिसे हम कहते हैं डिरिचलेट फंक्शन। ये किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं होता है, डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर। 3 नंबर में जो आपके छोटे क्वेश्चंस आते हैं उसमें डायरेक्ट आपको दे सकता है, तब आपको इतना बड़ा नहीं करना है, डायरेक्ट ये पूछ सकता है, हो सकता है फंक्शन भी नहीं लिखे, पूछेगा कि डिरिचलेट फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। तो हमें बताना है कि डिरिचलेट फंक्शन हमारा ये है, f(x) इज इक्वल टू 1 जब x बिलोंग करता है q में, -1 व्हेन x बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट, इज डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर ऑन r, किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है, पूरे के पूरे r पे। तो ये हमने चेक किया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम। आई होप ये क्लीन हो गया। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे जो कि हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन से रिलेटेड है। एग्जांपल नंबर 8, इफ mod x is the greatest integer less than equal to x, then examine the function f(x) is equal to x minus greatest integer of x for continuity at x equal to 3, for continuity at
x इक्वल टू 3। हमें फंक्शन दिया है हमारा f(x) इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के रूप में, और हमें इसे कंटिन्यूटी इसकी चेक करनी है x इक्वल टू 3 पर। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये बहुत बार आ चुका है, मैंने हर बार आपको एक्सप्लेन किया है, एक बार हम वापस देखेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.5 3। अगर 0.5 है तो क्या निकलेगा हमारा, केवल 3। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.5 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.9 0। अगर फंक्शन एक इंटीजर है, अगर पॉइंट हमारा इंटीजर है तो सेम वही मिलेगा। इंटीजर है तो हमें क्या मिलेगा, वापस इंटीजर मिलेगा। लेकिन अगर इंटीजर नहीं है तो उससे एक कम इंटीजर मिलेगा। जैसे 0.5, तो 0.5 से जस्ट पहले वाला इंटीजर हमारा क्या है, 0। 0.9 से जस्ट पहले छोटा इंटीजर 0। अगर जैसे 10.6 है तो हमारा क्या निकलेगा इसका आंसर, 10। तो ये हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अगर इसी की जगह हम बात करें -2.5, अगर -2 है तब तो क्या निकलेगा, -2। लेकिन -2.5, अब -2.5 इधर -3 -1 0। -2.5 से जस्ट पहले वाला छोटा इंटीजर, छोटा तो -2.5 से छोटा क्या है, -3। इधर कोई गलती नहीं करनी है, 1 2। अगर 2.5 है तो 2.5 से जस्ट पहले जो छोटा इंटीजर वो क्या है, 2। लेकिन -2.5 से छोटा क्या है, -3। बच्चे बहुत बार इसको -2 कर देते हैं, लेकिन -2 आपका गलत है, -3 सही है। तो ये हमने सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देख लिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किस तरीके से होता है, और हम बहुत बार पहले भी देख चुके हैं, तो इसलिए ज़्यादा इसके बारे में हमारी डिस्कस करने की ज़रूरत हमारे पास नहीं है। तो x इक्वल टू 3 पे f ऑफ 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3। ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 क्या है, एक इंटीजर है तो इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, तो ये क्या हो गया, 0। अब हम देखें f ऑफ 3 माइनस 0, लेफ्ट हैंड लिमिट 3 माइनस x माइनस। अब हम क्या करते हैं, x की जगह क्या रखते हैं, 3 माइनस h, a प्लस a माइनस h, तो ये हो गया हमारा 3 माइनस h, लिमिट s टेंड्स टू 0 3 माइनस h, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 माइनस h, लिमिट s टेंड्स टू 0 3 माइनस h। अब 3 यहाँ पे है तो 3 माइनस h, 3 से कुछ कम हो रहा है तो 3 माइनस h क्या होगा, यहाँ पे होगा। मतलब 3 से वैल्यू हमारी कम है, भले वो 3.99 ही है लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू 3 नहीं है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 माइनस h, क्योंकि वैल्यू क्या है, 3 से कम है, तो इससे छोटा इंटीजर हमारा क्या होता है, 2। तो ये क्या निकलेगा, 2। और जैसे आप 0 रखोगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 1। तो ये वैल्यू हमें मिली 1। आई होप समझ में आ गया होगा। 3 माइनस h, ये 3, इधर 4, इधर 2। 3 माइनस h मतलब 3 से छोटा, इधर कहीं पॉइंट होगा, और जैसे ही 3 माइनस h का हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो वो क्या होगा, उससे छोटा। अगर 3 होता तो 3 आता, 3 से बड़ा मिलता तब भी 3 आता, लेकिन 3 से छोटा है तो इससे छोटा इंटीजर हमारा क्या है, 2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 माइनस h हमारा क्या निकला, 2। 3 माइनस h, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 माइनस h बराबर 2। अब हम इसी पे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे हमारी। अभी हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड लिमिट अगर हम निकालें f ऑफ 3 प्लस h, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, वही हम क्या करते हैं, s टेंड्स टू 0, h अप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो गया हमारे पास 3 प्लस h माइनस 3 प्लस h। अब क्या है 3 प्लस h यहाँ होगा, तो 3 प्लस h से जस्ट
3 से बड़ा है 3 प्लस एच, लेकिन 4 के बराबर नहीं है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या निकलेगा 3, और जैसे ही वैल्यू रखेंगे तो ये हमें आंसर दे रहा है 3 माइनस 3 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 प्लस एच हमारा क्या निकला 3। क्यों? क्योंकि 3 प्लस एच 3 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है, इसलिए ये 3 इससे जस्ट छोटा इंटीजर 3 प्लस एच से जस्ट छोटा इंटीजर हमारा क्या है 3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 प्लस एच क्या हुआ हमारा 3। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि राइट हैंड लिमिट तो हमारी है 0 जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 1 है। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही पॉइंट 3 पर, तो इसका मतलब फंक्शन हमारा क्या है डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 3 पर। चूंकि f of 3 plus 0 is not equal to f of 3 minus 0 implies fx is discontinuous at x equal to 3। और ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी है? जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रही है लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, तो ये क्या है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड एट x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 पर हमारी क्या है ये डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। फंक्शन क्या है, हमें x इक्वल टू 3 पर चेक करने के लिए बोला गया था, तो फंक्शन हमारा क्या है डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल टू 3 पर। इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए एक बार।